नमस्कार। आज हम नीट का एल्केन चैप्टर पढ़ेंगे। एल्केन चैप्टर पढ़ने के पहले हम ये समझते हैं कि एल्केन का हमारा जनरल लाइफ में क्या यूज है, कैसे हम लोग एल्केन को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कि इतना ज्यादा एल्केन की हम स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं कि एल्केन का रोल क्या है। क्रैकिंग, एल्केन का हम क्रैकिंग करते हैं, ठीक है ना। क्रैकिंग क्या होती है और क्या यूज है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट एल्केन है ना, अलग अलग चेन के एल्केन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इनकी चेन लेंथ अलग अलग, कोई छोटा चेन है, कोई बड़ा चेन है। ये छोटे वाले जो एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये वोलेटाइल होते हैं और इजी टू इग्नाइट, आसानी से आग लगाई जा सकती है, आसानी से फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम ईंधन की तरह यूज करते हैं। लेकिन ये जो बड़े हाइड्रोकार्बन है 80 कार्बन वाले, इसमें आसानी से आप फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, तो ये लेस यूजफुल है, ठीक है ना। और ये छोटे वाला हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं प्लेन में, कार में, एज ए फ्यूल, गाड़ियों में, घर को गर्म रखने में, यानी एज ए फ्यूल हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, पूरी दुनिया में यूज होता है। तो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन जैसे ये हमारा ब्यूटेन है ना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ के अंदर। तो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा हुआ? छोटे वाले हुए ना हमारे लाइफ में, छोटे वाले, बड़े वालों का इतना यूज नहीं है। जैसे ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है, हमको इतना यूज नहीं है, हमको छोटा वाला चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रैक कर देंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं और उन छोटों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो मेनली जो आप देखते हो ग्लोबल के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ये अपना जो डीजल्स वगैरह आते हैं, मोमबत्ती बनती है, बहुत सारे प्लास्टिक्स बनते हैं, ड्रग्स के अंदर यूज होता है। तो लोअर एल्केन का काफी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि एल्केन कैसे बनाया जाता है, हमारे नीट के सिलेबस में कैसे उसको पढ़ाया जाता है। तो पहले हम नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ब्रीफ में थ्योरी बताऊंगा आपको एल्केन की, वो पढ़ेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपके उसके कुछ टेस्ट के अलावा कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करें फिर नीट की तैयारी के लिए। पहला चैप्टर हमारा एल्केन। ये जो ऑक्टेन नंबर होता है ना, ऑक्टेन नंबर में बेसिकली क्या यूज होता है, ये होता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन मतलब 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन जो है इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 100 और ये नॉर्मल ऑक्टेन कितने लेते हैं, 0। तो ये कितना परसेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑक्टेन नंबर होगा। अगर ये 100 है, ये 0 है, इसका मतलब इसका ऑक्टेन नंबर कितना हुआ, 100 हुआ, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो ऑक्टेन नंबर 90 है, तो ऑक्टेन नंबर 90 का मतलब क्या हुआ कि ये 90 है और ये 10 है। ऐसे ऑक्टेन नंबर 80 का मतलब क्या हुआ, ये 80 है, ये 20 है। ऑक्टेन नंबर 60 का मतलब क्या हुआ, ये 60 है, ये 40 है। इस तरीके से हम ऑक्टेन नंबर को डिटरमाइन करते हैं। चलिए नीट का एल्केन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आज मेरी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसमें मैंने क्या किया है, आपको ये पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सारे नोट्स एक तरफ रखे हैं और एक कॉलम मैंने अलग से बना लिया है, यानी इस जगह मैं लिखूंगा ना, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम, आपको मेरे साथ साथ वो नोट्स बनाने हैं। तो आप भी एक पेज ले लो, है ना, ताकि अपन आराम से कर पाए ना। जैसे स्टार्ट करते हैं एल्केन, पहले थ्योरी पढ़ते हैं इसका। एल्केन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बताओ भाई, मतलब उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, है ना। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये हमारा एल्केन है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है ना, तो जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स। इसको पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, एल्केन्स स्टेबल होते हैं नेचर में। सब एल्केन, एल्कीन और अल्काइन अगर तीनों देखोगे ना, तो नेचर में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, एल्केन। स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले एल्केन की होती है, फिर एल्कीन की, फिर एल्काइन की, है ना भाई। एल्केन के सिग्मा तोड़ के पाई बॉन्ड बनते हैं ना, तो अगर एल्केन सबसे स्टेबल है तो नेचर में सबसे ज्यादा एल्केन मिलता है। और वो स्टेबल होने की वजह से पैराफिन्स, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो उसको बोलते हैं पैराफिन्स। तो पहला वर्ड अपने नोट्स में लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा लिखो पैराफिन्स। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है ना। जैसे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बनता है, मीथेन। 2 पे क्या बनता है, ये इथेन। और 3 पे क्या बनता है, ये प्रोपेन। ऐसे ही बनता है ना ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलेंगे, अगर मैं मीथेन से इथेन में जा रहा हूं तो क्या चेंज हो रहा है, कितने कार्बन बढ़ रहे हैं। अगर मीथेन से इथेन गया तो एक कार्बन बढ़ा, कितने हाइड्रोजन बढ़े, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 4 से 6 हुए, क्या मतलब हुआ इसका, 2 हाइड्रोजन बढ़े। तो कितना कंसेक्यूटिव मेंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2।
तो अगर मैं नेक्स्ट बनाने को बोलूंगा कि n=4 पे बनाओ, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में कितने कार्बन बढ़े? 1। कितने हाइड्रोजन बढ़े? 2। तो इनमें भी डिफरेंस कितना आएगा? CH2 का। इनको क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स। होमोलॉग्स का मतलब क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप एंड कंसेक्यूटिव मेंबर है डिफरेंस ऑफ CH2। यानी अगर आप एक एल्केन से ऊपर का एल्केन जाओगे तो कितने कार्बन बढ़ेंगे और हाइड्रोजन? 2। CH2 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो इनको बोलेंगे होमोलॉग। 1 2 होमोलॉग है, ऐसे ये 2 3 भी होमोलॉग है, 3 4 भी होमोलॉग है। ये सब कंसेक्यूटिव मेंबर होमोलॉग्स है। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट 14 से बढ़ता है। यानी अगर मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम इथेन जाएंगे तो कितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ? 14। और इस ऐसे 2 से 3 गए तो कितना बढ़ा? 14। 3 से 4 में कितना बढ़ा? 14। 14 के मल्टीपल में ऐड होता है। एक और खास बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नीट में एकदम टफ पूछना था, ऐसे पूछ सकता है, क्या 1 और 4 होमोलॉग हैं? क्या 1 और 4 होमोलॉग हैं? बताओ। होमोलॉग में CH2 का डिफरेंस होता है, मल्टीपल ऑफ CH2। तो क्या 1 और 4 होमोलॉग्स हैं? यस, दे आर होमोलॉग्स। होमोलॉग मतलब कंसेक्यूटिव मेंबर है। मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे होगा। एक से दूसरे मेंबर में 14 CH2 का फर्क आएगा, लेकिन ये सारे एक दूसरे के आपस में क्या है? होमोलॉग्स हैं, है ना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और एल्केन के बारे में क्या खास बात है? इन सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बताओ भाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पे कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 कार्बन sp3। यानी लीनियर एल्केन में जितने कार्बन होंगे सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। एक डेटा आप याद रख सकते हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो CC बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? तो आप अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखो, वैसे तो 80 to 85 किलो कैलोरी होती है, आप रफली ध्यान रख लो 100 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। अप्रोक्सीमेटली डेटा है ना? वो आपको राउंड ऑफ करके पूछ सकता है कि एक कार्बन जो हमने इतनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। बॉन्ड एनर्जी होती है उसकी 100 किलो कैलोरी पर मोल। प्लस ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं। तो ये हमने पहला पढ़ा। तो साइड में आप नोट्स में लिख लो कि कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कार्बन की रफली बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 100 किलो कैलोरी पर मोल। एग्जैक्टली जाना है तो 80-85 के आसपास होती है। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1 कार्बन की 1.5 के आसपास एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? ये आपके बुलेट पॉइंट्स अलग से आप बनाते जाओ, ये पेपर पे सब लिखे हुए होने चाहिए इतने पॉइंट्स। 1 2 3 होमोलॉग्स 4 5 6 पॉइंट हो गए, ठीक है? नोट करें। आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज कर लेना, फिर आगे वीडियो देखना, है ना? इसी स्पीड में देखने की जरूरत नहीं है। स्लो लग रहा हो फास्ट कर लेना। तो फास्ट वाले क्या करेंगे? जिनको फास्ट लग रहा है वो पॉज करेंगे। चलो, इसमें डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड प्रिपरेशन आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कि एल्केन को बनाना कैसे, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन, है ना? तो पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ CO2। वही अपना एक पेज पे अपन बुलेट पॉइंट बनाएंगे, ठीक है? तो इसको अपन कैसे कर रहे हैं? बेसिकली जैसे ये एक सॉल्ट है, इसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो CO2 निकल के एल्केन बन जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें कि सपोज करो मैंने आपको दिया इथेनॉइक एसिड, इसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तो ये CO2 निकल के क्या बनेगा? मीथेन। बताओ कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन कम हो रहा है? कार्बन कम हो रहा है ना। इसमें अगर n कार्बन है, n इज नंबर ऑफ कार्बन, तो बताओ प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे? प्रोडक्ट में होंगे n-1, एक कम हो जाएगा ना। जैसे यहां देखो, यहां इसमें सॉल्ट में कितने कार्बन है? हमारे पास 3 कार्बन, तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? 2 कार्बन, एक कम हो जाएगा। CO2 इवॉल्व होता है ना, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में। एक कार्बन कहां गया? CO2 में गया, वो आगे कार्बोनेट बना लिया। इसमें कितने कार्बन है? 2, तो सोडा लाइम के बाद इसमें कितने हो जाएंगे? 1। सोडा लाइम को चूना रिएक्शन भी बोलते हैं, चूना लगाना, है ना? ये बहुत फेमस इसलिए है कि एक इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, काफी सस्ता रॉ मटेरियल है और आसानी से रिएक्शन हो जाती है।
तो इट इज आल्सो नोन एज चूना रिएक्शन। तो पहला मेथड क्या सीखा, चूना लगाना सीखा हमने, ठीक है। सेकेंड है हमारा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटेड सिंथेसिस या कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन बन जाता है ना। इसके बुलेट पॉइंट बना लें। ठीक है, तो होता क्या है भाई, आपने एक सॉल्ट, भाई नेट ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रोलाइज हो गया, यहां से CO2 निकल गया तो ये बना R डॉट, और R डॉट डाइमर बना के क्या बनाएगा हमारे पास, एल्केन बन जाएगा। प्रोडक्ट तो हम ऐसे बना सकते हैं ना। अब मैकेनिज्म कैसे होता है, एनोड पे होगा इसका ऑक्सीडेशन, यानी पहले अपन एनोड पे ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो CO2 माइनस है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे समझ लो आप, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये डॉट बना, इस डॉट ने यहां से CO2 निकाला तो ये बना CH3 डॉट, और ये डायमराइज हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो पहले CO2 माइनस से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो वो डॉट बन गया हमारा, वो डॉट बना, उसने CO2 निकाला तो CH3 डॉट बना, और CH3 डॉट डायमराइज करके इथेन बन गया। यानी नेट रिएक्शन में कैसे हो रहा है, अगर मैं आपको ये दे दूं प्रोपेनोइक एसिड और आपको बोलूं कि इसका अपन इलेक्ट्रोलिसिस करें, पहले NaOH डाल के सॉल्ट बना लें फिर इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो नेट क्या हो रहा है, ये CO2 निकल के यहां एक रेडिकल बनेगा और फिर वो डाइमर, डाइमर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा इथेन, ऐसे बनेगा ना ये, है ना। तो नेट क्या होता है, जो सॉल्ट लिया ना उसके एसिड के अलावा जो दो कार्बन है वो डाइमराइज करके ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो कहां गया, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गया, तो इलेक्ट्रॉन और Na+ की रिएक्शन से क्या बनेगा, Na बनेगा, और ये Na मेटल वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। NaOH मतलब सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक। तो बताओ, जैसे जैसे कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती रहेगी वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बताओ प्रोडक्ट किस मीडियम में बनेगा, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन बेसिक मीडियम, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो तो ये CO2 निकल के डॉट बनेगा और ये डाइमराइज होके क्या बनेगा, इथेन। तो सबसे छोटा एल्केन अपन इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा बना सकते हैं, इथेन। हम इससे छोटा नहीं बना सकते, हम H नहीं ले सकते, H डॉट हाईली अनस्टेबल, वो आसानी से नहीं बनता है, तो ये बेसिक मीडियम में बनेगा। दूसरा हम बोल सकते हैं मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्या हम इस मेथड से मीथेन बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा, रिएक्शन का pH क्या होगा, इंक्रीज। pH क्यों बढ़ रहा है, बेसिक मीडियम हो रहा है ना, pH बढ़ता जाएगा। तो ये बुलेट पॉइंट हो गए हमारे इसके कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। तो अब तक हमने कितने प्रिपरेशन पढ़ लिए, दो। एक हमने पढ़ लिया, पहला हमने पढ़ा सोडा लाइम चूना रिएक्शन जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, CO2 निकल के डॉट बनता है और डाइमराइज कर जाता है ना। इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन, और साइड में क्या बन जाता है, NaOH and H2 बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हो, ये एक्टिव मेटल वाटर के साथ कैसे H2 गैस दे रहा है, वो अभी आप मेरा ये वीडियो देखो। इसमें इस एनिमेशन में देखो कि कैसे सोडियम जब वाटर में डालते हैं, देखो मैंने इस पॉन्ड में डाला तो कैसे H2 गैस इवॉल्व हुई। बहुत ज्यादा सोडियम डालोगे तो एक्सप्लोजिव होगा। अब हम लोग ये रिएक्शन थोड़े से बड़े लेवल पे करेंगे, थोड़ा बड़ा ब्लास्ट करेंगे इस पॉन्ड के अंदर, और आपको एक H2 गैस का बादल नजर आएगा। चलिए आगे करते हैं फिर, और प्रिपरेशन कैसे करना है एल्केन का। एक और एल्केन का फेमस मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन कैसे करना है, यहां अपन बुलेट पॉइंट लिखेंगे। एक तरीका तो ये है कि ये CH3Br है ना,
इसकी जगह पे हमको क्या लेके आना है बताओ, H। एक तो आप मेटल एसिड से ला सकते हो, जब भी आप मेटल एसिड डालोगे तो क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो यहाँ HBr और इलेक्ट्रॉन के साथ H+ रिएक्ट करके एल्केन बन जाएगा। थोड़ा और इजी समझो, या अपन कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, हाइड्राइड देने वाला डाल दें, फ्री मीथेन बन जाएगा। तो आपको जब भी हैलाइड से एल्केन जाना हो तो आप, एक तरीका है आप तो यूज करो ये LAH वगैरह यूज करो, या फेमस मेथड है जिंक HCl यूज करो। इसका अगर मैकेनिज्म जानना है कैसे होता है, तो पहले जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसने किया अटैक, तो ये बना कार्बन आयन, और HCl से लिया एसिड, मीथेन बन गया। तो जब भी मेटल एसिड होगा ना, रिडक्शन होंगे, Br की जगह पे H लगा दो, या रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, Br की जगह H लगा दो, तो हम रिडक्शन से एल्केन बना सकते हैं। एक और सबसे फेमस रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स में कैसे बनाते हैं, हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं, तो ये NaBr बन के एल्केन बन जाएगा, NaBr NaI लेके एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिट किया, अब ये एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल से जब हिट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथेन। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में कुछ खास बातें हैं ना। पहली खास बात क्या है कि इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते, यानी आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिज्म डाइमराइजेशन होता है ना, मीथेन नहीं बना सकते। और हायर एल्केन, एल्केन हैविंग हायर सिमेट्रिकल, मतलब आप इजी ऐसे समझो कि इवन कार्बन होंगे ना, ये हाई यील्ड में बनेगा। कौन सा, इवन कार्बन हाई यील्ड में बनेगा। ऑड कार्बन जो होगा वो लो यील्ड में बनेगा। क्यों बनेगा, उसको समझने के लिए ये एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपको 2 हैलाइड दे दूं, R1Br एंड R2Br, और बोलूं कि इनका वुड्स करो, कितने प्रोडक्ट बनाओगे बताओ 2 हैलाइड से। तो आप क्या करोगे, यहां पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक बनाओगे R1 डॉट, एक बनाओगे R2 डॉट। तो एक R1 डाइमराइज किया, एक R2 डाइमराइज किया, एक R1 डाइमराइज किया। तो 2 डिफरेंट हैलाइड से बताओ कितने एल्केन बनते हैं। 2 डिफरेंट हैलाइड से कितने एल्केन बनते हैं, 3 एल्केन बनते हैं। ये बात समझ गए, ठीक है ना। तो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि इथाइल एंड मिथाइल आयोडाइड लिया, तो 2 रेडिकल बनेंगे, CH3 डॉट ET डॉट, है ना। अब CH3 डॉट से एक हमारा पास ये बन गया, ET डॉट से हमारे पास ये बन गया, इन दोनों के डाइमराइजेशन से ये बन गया, 3 प्रोडक्ट बन गए। अब आपको समझ में आया कि वुड्स में ये हाई यील्ड में क्यों बनता है, इवन। अगर मैं बोलूं कि ये बनाना है आपको इवन, तो आप इसके लिए क्या रिएक्टेंट यूज करोगे, ये हैलाइड यूज करोगे, यानी एक ही हैलाइड से ये बनेगा। अगर मैं बोलूं कि ऑड वाला बनाना है, तो आपको कितने रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, 2 रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। अब बताओ कि अगर मैं इसका वुड्स करता हूं तो सिर्फ ये प्रोडक्ट बनता है, यानी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब हाई यील्ड में बनेगा। इसको बनाने के लिए 2 हैलाइड यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये 3 में से एक बनेगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि 2 हैलाइड से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ये 3 में से एक बनेगा, तो इसकी परसेंटेज क्या आएगी, कम आएगी। तो ये जो लिखा है ना, इसका बेसिकली मतलब इतना ही है कि अगर कोई भी वुड्स रिएक्शन एक हैलाइड से कर रहे हो तो हाई यील्ड यानी अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, और अगर 2 अलग अलग हैलाइड से कर रहे हो तो वो लो यील्ड में बनेगा। ये बात समझे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े वुड्स में। ये इसका एक मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, इसका ये और फ्री रेडिकल एंड आयनिक। फ्री रेडिकल ज्यादा डोमिनेटिंग मैकेनिज्म है। पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, S ब्लॉक एलिमेंट जहां भी हो ना, इलेक्ट्रॉन ले आओ, उस इलेक्ट्रॉन का अटैक, तो बना ET डॉट। फिर ET डॉट क्या करेगा, डाइमराइज। तो इसको बोलेंगे हम क्या हो गया, ये वुड्स रिएक्शन हो गया। अब आप एक काम करो, बुलेट पॉइंट में कुछ एग्जांपल लिख लो फटाफट। यानी अगर मैं आपको EtCl का वुड्स दे दूं, तो आप क्या बनाओगे, ET डॉट डाइमराइज होके ब्यूटेन। अगर मैं आपको साइक्लोहेक्साइल का वुड्स दे दूं, D मतलब ड्राई ईथर, पहले बनेगा रेडिकल, इसका डाइमर बनाओ, जोड़ दो 2 मॉलिक्यूल, ये बनेगा एल्केन, है ना। ऐसे ही आपको मैं ये हैलाइड दे दूं, सोडियम ड्राई ईथर, तो पहले आप ये बनाओगे फ्री रेडिकल, इसका डाइमराइजेशन कर दो। अगर मैं आपको ये हैलाइड दे दूं,
और बोलूं कि इसका आप वुड्स रिएक्शन करो, तो बताओ आप क्या क्या बनाओगे? आप वुड्स रिएक्शन करोगे तो एक बनाओगे इथेन, एक साइक्लोहेक्साइल, एक इन दोनों की रिएक्शन कर दो आपस में, है ना, तो 3 प्रोडक्ट बना लोगे। एक बार लिखो आप, है ना, साथ ही साथ लिखो। तो ये हो गया हमारा वुड्स। फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। चलो, और कैसे बना सकते हैं? रिग्नार्ड। रिग्नार्ड जो है ना, इस पे R पे माइनस है, यानी ये कैसे काम करता है? इट विल एक्ट एज ए बेस। तो अगर मैं आपको रिग्नार्ड दे दूं, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन है ना, सोनम X याद रखो आप, सोनम X का मतलब क्या? सल्फर से लगा हुआ H, ऑक्सीजन से लगा हुआ H, नाइट्रोजन से लगा हुआ H, एक्टिमिथिलीन से लगा हुआ H, हैलोजन से लगा हुआ H। ये अगर H कभी मिल जाए, जैसे ये रिग्नार्ड देखो, एल्कोहल से लगा हुआ H, तो एसिड बेस करके क्या बनाएगा? RH। नाइट्रोजन से लगा हुआ H, एसिड बेस करके क्या बनाएगा? RH। एसिड से लगा हुआ H, एसिड बेस। R माइनस बेस है ना, वो ले लेगा H। एल्कोहल फिनॉल से एसिड बेस, एल्काइन से एसिड बेस। तो रिग्नार्ड बेस है, उसमें आप कोई भी एसिडिक H डाल के हाइड्रोजन ले सकते हो। सोनम X का मतलब क्या? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्टिमिथिलीन और हैलोजन, इनसे लगा हुआ H रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस करेगा। लो, आ गए हम रणभूमि में और इस रण को हमको जीतना है। ये जो टैंक देख रहे हो दुश्मन के, ये सब टैंक किससे लोडेड है? ये सब एसिडिक हाइड्रोजन से लोडेड है। मैं भी अपनी गन लोड कर लेता हूं। ये देखो, ये वाटर आ रहा है और मैंने यहां से शूट किया रिग्नार्ड में, और ये देखो मीथेन बन गया। एक और फेमस तरीका है फ्रॉम एल्कीन एंड अल्काइन। इसमें आप बस H2 ऐड कर दो। तो अगर अपन यहां H2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ? मेटल सरफेस के ऊपर H लगाएंगे, HH ऐड हो गया, ये बन गया हमारा एल्कीन। एल्काइन में H2 डालोगे तो पहले एल्कीन बनेगा, फिर क्या बनेगा? एल्कीन। ये भी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। ये तो वही एक्सप्लेन किया है मेटल के सरफेस पे ना। एक है रिडक्शन, ये भी बड़ा फेमस है, रेड PHI रिडक्शन। इसमें आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ग्लूकोज। जैसे ये ग्लूकोज है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना इसमें। इसमें रेड PHI डालो तो ग्लूकोज क्या करता है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इनको एल्केन में बदल देगा, एल्केन में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। तो जहां जहां एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इन सब का एल्केन बनाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा बताओ? नॉर्मल हेक्सेन। समझे आप? सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। अगर इसमें n नंबर ऑफ कार्बन है तो इसमें भी n नंबर ऑफ कार्बन। ऐसे ही बताओ, ये कीटोन है, इसमें अगर मैं रेड PHI डाल दूंगा तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? ये कीटोन रिड्यूस होके एल्केन। बस आपको जहां पे कीटोन है ना, वहां CH2 बनाना है। जहां एल्डिहाइड है वहां भी CH2 और CH3 बनाना है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सबको एल्केन में बदल देना है। ये लिखो जरा, देखो नोट्स में लिखो। जैसे एल्कोहल आया ना, एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्केन, मतलब अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट इसका एल्केन है। ऐसे ये कीटोन आया, CO की जगह क्या आएगा? CH2। ऐसे ही, अच्छा, 2 और तरीके हैं, बड़े फेमस मेथड है। कीटोन से एल्केन जाना है तो जिंक HCl और इससे डाल सकते हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लिमेंसन रिडक्शन। अगर आप जिंक HCl और जिंक एमलगम HCl डालोगे तो कीटोन का क्या बनेगा? एल्केन, क्लिमेंसन। और दूसरा तरीका क्या है? अगर मैंने इसमें डाला हाइड्रोजीन, जैसे नीचे वाला एग्जांपल है ना, ये दे रखा है नीचे, हाइड्रोजीन डाला तो वाटर निकलेगा और फिर आगे रिडक्शन होकर एल्केन बनेगा। इसमें भी कीटोन से एल्केन बनेगा। इसका नाम क्या है? वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। दोनों में फर्क क्या है? वुल्फ किस्टनर में प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनता है? एसिडिक मीडियम में, क्योंकि HCl है क्लिमेंसन में। और वुल्फ किस्टनर रिडक्शन में प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनता है? बेसिक मीडियम में। ये ध्यान रखो आप। यानी क्लिमेंसन वुल्फ किस्टन में एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनेगा, एक बेसिक मीडियम में बनाएगा, एक एसिडिक मीडियम में बनाएगा। चलो, ये सेम एसिड का भी रिडक्शन करेंगे, एल्केन।
एक R2 डाई अल्काइल जिंक, ये भी R पे माइनस है, जस्ट लाइक ए रिग्नार्ड, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक हुआ, ये निकल गया, कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। ठीक है, एक और एल्केन बनाने का फेमस तरीका है कोरे हाउस सिंथेसिस। ये इतना सारा लिखा है ना, आप सिंपल ऐसे लिखो, पहले RBr में क्या डालते हैं, लिथियम, तो ये बनता है RLi, फिर इसमें CuI डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ, R2CuLi, और उसके बाद इसकी रिएक्शन करो हैलाइड के साथ, ये R1 कर लेते हैं, तो ये R1 यहां से निकलेगा और SN2 कर देगा, ये बन गया हमारा, इसको बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। तो आप अपने नोट्स में ऐसे लिखो कि पहले आप लिथियम डालो, फिर CuI डालो और फिर हैलाइड डालो, तो SN2 होके कोरे हाउस हो जाएगा। ठीक है, दो और फेमस मेथड आप ध्यान रखो एल्केन के, एल्यूमिनियम कार्बाइड, नीट में क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड से क्या बनेगा, मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड से भी क्या बनेगा, मीथेन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन H2 निकल हाई से भी मीथेन बनता है। ये इतने फेमस नहीं है जितने ये दोनों है ना, कार्बाइड, ऐसे AB याद रखो, AB, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड गिव मीथेन, एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। चलो एक बात बताओ, एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इथेन का ज्यादा होगा या प्रोपेन का ज्यादा होगा, प्रोपेन का ज्यादा होगा ना। एक सीधा कॉन्सेप्ट है, मोर मॉलिक्यूलर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना भाई होगा क्या, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा ना उतना उन मॉलिक्यूल के बीच में कांटेक्ट एरिया होगा। जैसे ऐसे समझे, एक छोटी सिगरेट है, एक बड़ी सिगरेट है, तो बड़ी सिगरेट के बीच में कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, तो उसको ज्यादा हमको टेम्परेचर चाहिएगा उनको दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाए। तो सिंपल मैं पूछूं आपको कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, नॉर्मल हेप्टेन का ज्यादा या नॉर्मल हेक्सेन का, इसमें कितने कार्बन है 7, इसमें कितने कार्बन है 6, इसका ज्यादा। ऐसे मैं पूछूं आपको नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या प्रोपेन का ज्यादा, पेंटेन का ज्यादा। ठीक है, हाँ अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जैसे एक पेंटेन है एक ब्रांस्ड है, अभी मैंने पहले आपको क्या सिखाया, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ना, लेकिन यहां पे तो कार्बन सेम है, तो फिर हम कैसे करेंगे, एक है लीनियर एक है स्फेरिकल। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, उन दोनों मॉलिक्यूल को अपने को अलग अलग करना है, फिर वो बाहर आएंगे ना ऐसे, तो अलग अलग करने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी है, वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक लीनियर है, जैसे ये लीनियर पे लीनियर, सिगरेट है, सिगरेट के ऊपर सिगरेट रखा, बढ़िया कॉन्टेक्ट एरिया एकदम, और एक क्रिकेट बॉल है, बॉल के साथ बॉल टकराओगे तो कांटेक्ट एरिया कम होगा ना, तो किस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लीनियर में। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, लीनियर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड। ये ध्यान रखो कि जितना लीनियर होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, साइक्लोहेक्सेन पे 4 कार्बन लगे हैं, ये कैसे लगे, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसमें भी 10 कार्बन है टोटल, इसमें भी 6 और 4 10 कार्बन है, दोनों एल्केन है, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लीनियर का या ब्रांच्ड का, लीनियर का ज्यादा होगा। और ये एग्जांपल भी लिखा है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये बात समझ गए, तो दो ही कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और लीनियर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्रांच से। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स नेक्स्ट हायर होमोलोग। मतलब इसका कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो 6 और 7 में आ गया तो 6 का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखो कि एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट हायर होमोलोग। इवन का ज्यादा होगा ऑड से, जैसे हेक्सेन हेप्टेन आ गया तो हेक्सेन का ज्यादा। एल्केन कैसा होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, लाइटर देन वाटर, वाटर का तो वाटर से लाइटर होगा ना, वाटर में तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका भी। ठीक है, एल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइक डिसॉल्व लाइक, एल्केन नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर होता है, तो पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं।
चलो अब हम क्या करेंगे, अब तक मैंने जो पढ़ाया आपको इसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से, फिर अब मैं केमिकल रिएक्शन करता हूं, फिर एक क्विक टेस्ट करेंगे, फिर आपका फुल 4 ऑप्शन वाला टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अब तक याद है सब तो ठीक, नहीं है तो एक बार जस्ट रिवाइज करो, फिर आगे का वीडियो देखो। चलो अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन में एक खास बात है, देखो एल्केन जो होता है ना, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बताओ, sp3। तो इसमें एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन कब होता है, जब वहां पे पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्केन में क्या होगा, आप H की जगह पे कोई ग्रुप लगा दो, जैसे आपने H हटा के सपोज करो कोई Y लगा दिया, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन हुई, बेसिकली ये क्या हुआ हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं बताओ, एल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना, जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। मेन रिएक्शन जो एल्केन की है ना, जैसे मैंने आपको मीथेन दिया, तो अगर मैं यहां पे Cl2 एंड सनलाइट कर दूं तो आप क्या बनाओगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यही करोगे ना। या आप इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 एंड हीट कर दो, ये कोई बढ़िया रिएक्शन नहीं है सेकंड वाली, तो आप नाइट्रेशन कर सकते हो। और या फिर आप H2SO4 हीट कर दो, तो बेसिकली H हटके क्या आ रहे हैं, ग्रुप आ रहे हैं। तो एल्केन कौन सी रिएक्शन फेवर करता है, एल्केन फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला, अभी मैंने आपको क्या बताया, एल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी H की जगह पे X आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, F2Cl2 Br2 I2, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट ये देखो, हाँ अब एक और चीज है, अगर मीथेन में Cl2 एंड सनलाइट करेंगे तो ये CH3Cl बनेगा। अगेन Cl2 सनलाइट करेंगे तो एक H की जगह और Cl, फिर अगेन करेंगे तो एक और Cl, अगेन करेंगे तो एक और Cl। यानी मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता हूं कि अगर मीथेन में Cl2 एक्सेस में डाल दें तो बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो सीधा ये बन जाएगा CCl4। ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये लिखा भी है, देखो मीथेन एक्सेस में डाल दिया Cl2 तो क्या बनेगा हमारा, CCl4 बन जाएगा। और डार्क में करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा बताओ, इन डार्क नो रिएक्शन, बिकॉज इनिशिएशन नहीं होगा उसका, है ना। ये एल्केन की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। अब इसका मैकेनिज्म का ब्रीफ में देख लेते हैं। पहले Cl2 सनलाइट से क्या बनता है, Cl डॉट, है ना। हम क्या करते हैं, Cl2 के ऊपर एक फोटोन का स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या बनता है हमारा, ट्वाइस ऑफ Cl डॉट। अब ये Cl डॉट क्या करेगा, चेन प्रोपोगेशन, मतलब बार बार रिपीट होगा, H लेगा तो बनेगा CH3 डॉट, CH3 डॉट Cl2 से रिएक्ट करके CH3Cl बनेगा। अब ये Cl डॉट रीजनरेट हो गया ना, ये यहां पे रीजनरेट हो गया। अब ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, उसको बोलेंगे प्रोपोगेशन। फिर टर्मिनेशन क्या होता है कि जो जो रेडिकल्स यहां बन रहे हैं ना, अगर वो डायमराइज कर गए तो टर्मिनेशन। जैसे यहां रेडिकल CH3 बना, अगर ये डायमराइज कर गया टर्मिनेशन। यहां रेडिकल Cl बना, अगर ये डायमराइज करके खत्म हो गया तो ये टर्मिनेशन। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके खत्म हो गए तो टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप मतलब जो प्रोपोगेशन में बन रहे हैं, अगर वो डायमराइज होकर खत्म हो जाते हैं तो उनको टर्मिनेशन स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैं बोलूं कि इथेन Cl2 सनलाइट, तो दिस प्लस HCl बनाओगे, है ना। कौन सी रिएक्शन हो रही है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। साइक्लोहेक्सेन Cl2 सनलाइट, तो भी आप Cl लगाओगे। कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नियोपेंटेन Cl2 सनलाइट, कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये सब कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो हाँ, आयोडीनेशन में एक खास बात होती है कि अगर हम आयोडीनेशन करते हैं ना तो ये HiCi के बॉन्ड काफी वीक होते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो फिर से H अटैक करेगा, I निकल जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगी रिएक्शन। तो आयोडीनेशन में बिकॉज ऑफ वीकर बॉन्ड ऑफ कार्बन आयोडीन, ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, पीछे चली जाती है। तो इसको आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI का I2 बना देगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा। यानी आप ऐसे समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से HI को निकाल देगा। अगर उसने HI को निकाल दिया मतलब हमारी रिएक्शन कैसे हो गई, फॉरवर्ड हो गई।
ये सिर्फ आयोडीनेशन में करना पड़ता है। चलो अभी मैंने आपको नाइट्रेशन बताया था कि अगर आप एल्केन में HNO3 डालोगे तो क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, और H की जगह पे क्या आएगा, NO2। तो मेजर 2 डिग्री वाला बनेगा, माइनर 1 डिग्री वाला बनेगा। पूछे क्या क्या बन रहे हैं, तो लोअर एल्केन्स भी बनते हैं, यानी अगर इसमें 3 कार्बन है तो 2 वाला भी बनेगा, अगर इसमें 3 कार्बन है इसमें 1 वाला भी बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर बाकी लोअर एल्केन भी बनेंगे। H2SO4 डालोगे तो ये वाटर निकल के क्या बन जाएगा, H की जगह पे SO3H। अच्छा एक और रिएक्शन है, रीड रिएक्शन। SO2Cl2 वगैरह डालते हैं ना, SO2Cl2 सनलाइट, तो ये भी H की जगह क्या लगेगा, सल्फोनिल क्लोराइड। इट इज नोन एज रीड रिएक्शन। ये जो सल्फोनिल क्लोराइड में NaOH डालते हैं तो ये बनता है सोडियम अल्काइल सल्फोनेट। ये कहां यूज होता है, डिटर्जेंट। तो ये रीड रिएक्शन में जो हमने बनाया है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज इन डिटर्जेंट। तो रीड में 2 बात याद रखो, एक तो फ्री रेडिकल सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, दूसरा डिटर्जेंट बनाता है। ये एक जनरल इक्वेशन है, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कंबसन की एक जनरल इक्वेशन है। अब कई तरीके से याद रख सकते हो, CnH2n+2 गिव 3n+1 O2। इतना O2 चाहिए एक एल्केन को कंबसन के लिए, हमारे पास इतना O2 चाहिए, NCO2 बनेगा और इतना वाटर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा एक ये चीज, एक और रिएक्शन है, ये आपके नीट के हिसाब से आप इसको याद रखो। लीनियर एल्केन है ना, अगर आप लीनियर एल्केन को हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, ब्रांच्ड एल्केन। एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांच एल्केन आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। एक कोई भी एल्केन लीनियर हो और एक ब्रांचिंग हो, वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे समझो कि जैसे एक चाटा है और एक घुसा है, तो घुसा तो होगा ना सिर्फ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दैट इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू लीनियर। तो ये हमारा लीनियर है, ऐसे समझ लो चाटे टाइप है ना, ये तो चाटा है और ये एक घुसा है। तो जितना भी आप लीनियर को हीट करोगे ना, ब्रांच में कन्वर्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांच्ड एल्केन आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। जितनी ब्रांच होती है ना एल्केन में, वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए आप लीनियर को हीट करोगे वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल आप ध्यान रखो इसका। ये सेम है, लीनियर एल्केन कन्वर्ट इनटू ब्रांच्ड। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम एल्केन से एरोमेटिक जा रहे हैं, यानी नॉर्मल हेक्सेन में अगर अपन Cr2O3L2 डालेंगे क्या बनेगा, बेंजीन, साथ में H2 निकल जाएगा। 6 इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। बेंजीन में कार्बन कितने, 6 कार्बन। अगर आपने 7 कार्बन लिए तो ये क्या बनाएगा, 7 कार्बन का टॉलीन बना देगा। यानी जितने कार्बन है ना उसमें से उतने का वो एरोमेटिक बनाएगा, बाकी को वो H2 गैस इवॉल्व कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3L2O3। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं नॉर्मल ऑक्टेन में कर रहा हूं ये प्रोसेस, ये बुलेट पॉइंट में लिखो, Cr2O3Al2O3 हीट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, इससे क्या बनेगा। नॉर्मल ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 8 है ना, तो इसमें टोटल कार्बन है 8। तो आप ये प्रोसेस करोगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। पीछे कितना कार्बन बच गए, 2। तो या तो बना सकते हो इथाइल बेंजीन, या बना सकते हो ऑर्थोजाइलिन। 2 कार्बन बचे हैं ना, तो मैं उनको 1,3 पे लगा दूंगा, 1,2 पे लगा दूंगा, 1,4 पे लगा दूंगा, या ये जाइलिन। कितने प्रोडक्ट बन गए भाई, 4 प्रोडक्ट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एलिफेटिक कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है। हाँ, अगर आप प्रोपेन को हीट करते हो तो प्रोपेन बना लेगा, मतलब बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। मैं इसमें ये भी कह सकता हूं H2 निकल रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डीहाइड्रोजनेशन। ऐसे ही देखो यहां पे भी हो रहा है, ये H2 निकल रहा है ना, इट इज ए डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, लेकिन मेन एग्जांपल क्या है, नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारी रिएक्शन का मैंने एक ब्रीफ आपको रिवीजन करा दिया। पहले करेंगे क्विक टेस्ट, है ना, और उसके बाद फिर एक लंबा टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये कुछ और पॉइंट्स हैं। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंपोजिशन ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन हाइड्रोजन एल्केन। एलपीजी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और किचन गैस और डोमेस्टिक गैस। और यूज मिक्सचर किसका होता है? प्रोपेन का लिक्विड, प्रोपेन लिक्विड ब्यूटेन, अदर लिक्विड पैराफिन्स यानी एल्केन्स का। तो ये फेमस है सीएनजी। पहले एलपीजी घरों में यूज होता है, एलपीजी तो हमारा। पहले मैं आपको एक छोटा टेस्ट करवाता हूं, फिर अपन फुल टेस्ट कराते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विक टेस्ट। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, उस थ्योरी के बेस पे आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपको वापस रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो, ठीक है। एक बात देख लो अच्छे से, दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन देख लो, फिर आंसर देखना। देखो पहले में क्या है? इन सोडा लाइम प्रोसेस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? सोडा लाइम में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? तो क्या करेक्ट आंसर है बताओ? डिक्रीजेस, क्योंकि CO2 निकल जाता है ना उसमें से। इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट प्रोडक्ट इज, अगर हम इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? यहां से CO2 हटके ये रेडिकल बनेगा, फिर ये डाइमराइज करेगा, ये बनेगा ना प्रोडक्ट। इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस गैस इवॉल्व एट एनोड इज, एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है? CO2। इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस गैस इवॉल्व एट कैथोड इज, कैथोड पे क्या होता है बताओ? H2। याद है ना आपको? नेक्स्ट, इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पीएच रिएक्शन का इंक्रीज होता है डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि वहां क्या बनता है? NaOH। इन वुड्स रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर, वुड्स में हम क्या नहीं बना सकते? मीथेन, क्योंकि वो डाइमराइजेशन करता है ना, सबसे इथेन बनेगा। व्हेन टू हैलाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन, दो हैलाइड अगर वुड्स रिएक्शन में जाएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। डिस्कस किया था ना हमने, R1Br R2Br, तो 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। इन वुड्स रिएक्शन विच एल्केन ऑब्टेन इन हाई यील्ड, कौन सा एल्केन हाई यील्ड में बनेगा? लीनियर एल्केन हैविंग इवन कार्बन या लीनियर एल्केन हैविंग ऑड कार्बन? इवन वाला। क्यों? क्योंकि वो एक ही हैलाइड से बनता है, एक में से एक बनेगा, ये 3 में से एक बनेगा, है ना। इन विच रिएक्शन सॉल्वेंट यूज्ड इज, इन वुड्स रिएक्शन सॉल्वेंट यूज्ड इज, कौन सा यूज करते हैं? ड्राई ईथर, वाटर यूज नहीं करोगे। वाटर डालोगे तो सोडियम से H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। रिग्नार्ड और वाटर की क्या रिएक्शन होगी? रिग्नार्ड इज बेस, वाटर के साथ एसिड बेस होके क्या बनाएगा? एल्केन। थायोल के साथ भी क्या रिएक्शन होगी? एसिड बेस। HX के साथ भी क्या होगी? एसिड बेस। वो मेरा एनिमेशन देखा था ना टैंक वाला, अभी वाला, जिसमें उड़ा दिया मैंने रिग्नार्ड को यूज करते हुए। चलो थर्ड बताओ, कीटोन से एल्केन कैसे जाओगे? कीटोन से एल्केन कैसे जाएंगे? क्लिमेंसन से, वुल्फ किस्नर से, या रेड PHI से, या ऑल तीनों से जा सकते हैं ना। क्लिमेंसन भी कीटोन का एल्केन बनाता है, वुल्फ किस्नर भी कीटोन का एल्केन बनाता है, रेड पी भी कीटोन का एल्केन बनाता है, और सेम नंबर ऑफ कार्बन। क्लिमेंसन रिडक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, क्लिमेंसन में कौन सा प्रोडक्ट बना? एसिडिक मीडियम में बनता है प्रोडक्ट या बेसिक में? एसिडिक में, क्योंकि क्लिमेंसन में HCl यूज होता है ना। और बेसिक आंसर कब आता है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन बनाना है, Br की जगह S, तो क्या यूज करेंगे? मेटल एसिड। और नॉर्मल हेक्सेन में Cr2O3 Al2O3 डालेंगे तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल हेक्सेन को साइक्लाइजेशन करके बेंजीन बनाएगा ना। टॉलिन कब बनता है? टॉलिन ये कब बनेगा? जब यहां पे क्या होना चाहिए? हेप्टेन। मीथेन Cl2 सनलाइट में करेंगे ना रिएक्शन, ये तो सनलाइट में होगी। ये कौन सी रिएक्शन है? मीथेन Cl2 मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? बताओ। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और अगर 18 वालों को डार्क में करेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। 19, नॉर्मल ब्यूटेन को हीट करोगे तो क्या होगा? इट कन्वर्ट इनटू ब्रांच्ड। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर 4 कार्बन है तो यहां भी 4 ही कार्बन होने चाहिए, इसमें तो 5 कार्बन आ गया ना, कार्बन बढ़ नहीं सकता। HNO3 हीट करोगे तो क्या होगा? 2 डिग्री वाला डोमिनेटिंग होगा
Br2 सनलाइट, Br2 हमेशा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल करता है। एक प्रिंसिपल होता है रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, है ना, उससे होता है ये। तो इसको आप सीधे लैंग्वेज में ये समझो कि Br2 की रिएक्शन हमेशा स्टेबल रेडिकल से होगी। तो इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है। तो अगर हम रिएक्शन करेंगे यहां 3 डिग्री रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब मोर अल्फा है, ये वाला मेजर बनेगा। तो Br2 में कौन मेजर बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्विक टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा? अब मैं आपको 4 ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बढ़े फिर आगे, और इसमें 21 में से कितने करेक्ट हुए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आउट ऑफ 21 आपने कितने करेक्ट किए।